Hi everyone, welcome to Imperial Chemistry Explorer. Today we are going to study about organic chemistry. First of all, we know about chemistry. In chemistry we study about matter and their properties. Dear students, chemistry में हम लोग पदार्थ और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ब्रांच है. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about we study about matters, its composition and various properties of matter. तो बच्चों हम लोग साइंस की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, मैटर के कंपोजिशन के बारे में और इनके विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बारे में. इसी ब्रांच को बच्चों हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड केमिस्ट्री. जूनियर क्लासेस में बच्चों हम लोग पढ़ते थे 19 यहाँ पे साइंस होता था, 8 में साइंस होता था. और धीरे धीरे जब हम लोग आगे की ओर स्टडी करते जाते हैं तो साइंस अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है, जिसकी वजह से साइंस को फिर डिफरेंट ब्रांचेज में बांटा गया. उनमें से एक ब्रांच हमारा केमिस्ट्री होता है और केमिस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है. इसलिए हम लोग कहेंगे बच्चों ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. बड़ा ब्रांच होने की वजह से केमिस्ट्री को फिर अलग अलग ब्रांच में बांटा गया. ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज हैं बच्चों. तो 3 मेजर ब्रांचेज. कितने बड़े ब्रांच हैं? 3. और 3 बड़े ब्रांच में बच्चों सबसे पहला हमारा ब्रांच आता है, मान करके चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री. दूसरा ब्रांच है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और तीसरा ब्रांच होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थर्ड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो चलिए बच्चों हम लोग एक एक करके तीनों ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला ब्रांच हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री. तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. बच्चों क्या होता है कि कंपाउंड्स को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री कहेंगे. और वैसे ब्रांच जहाँ पर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. लेकिन बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल के बारे में जानना ज़रूरी होता है. और उन लॉज और प्रिंसिपल, नियम और सिद्धांत को हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इसलिए हम लोग कहेंगे the branch of chemistry the branch of chemistry in which
study about in which we study about laws and principles of chemistry is called physical chemistry. Physical chemistry. दूसरा ब्रांच है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about organic compounds is called organic chemistry। और तीसरा जो है बच्चों हमारा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री के इस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about inorganic compounds is called इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इस शाखा में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया, इन लोगों के बारे में स्टडी करेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से केमिस्ट्री के 3 मेजर ब्रांचेज हो गए। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात अगर हम लोग करेंगे तो उससे पहले बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। जैसे आप देखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले एक थ्योरी आया था जिसको बर्जीलियस ने दिया था। इस थ्योरी का नाम बच्चों बर्जीलियस थ्योरी है या फिर इसे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं, जिसे 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इनका ये मानना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी के सभी नेचुरल हैं। इसका मतलब ये है बच्चों प्रकृति का देन है, यानी प्रकृति में पहले से ये उपस्थित है, जिसको हम लोगों ने नहीं
इसे सुपर पावर यानी हम लोग कह सकते हैं गॉड यानी भगवान की देन है, प्रकृति की देन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स ओनली। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं? एनिमल और प्लांट से। दैट मीन्स नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। मतलब ये बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बना नहीं सकते हैं, ये एनिमल और प्लांट में पहले से है। तो जाहिर सी बात है एनिमल और प्लांट को बनाने वाला कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसे हम लोग गॉड कहते हैं। लेकिन ये थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला बच्चों। एक्चुअली बात ये हुई कि 1815 ईस्वी में जब वाइटल फोर्स थ्योरी आया, जिसमें कह दिया गया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में या प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं, तो लोगों के अंदर एक भ्रम आ गया है ना, जिसे मीथ कहते हैं कि भाई हम लोग कुछ भी कर लें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि इस पर प्रयास करना भी छोड़ दिया, है ना, यानी कोशिश करना छोड़ दिया। जैसे मान करके चलिए आपके गांव से कोई बच्चा जो है शहर जो है निकला पढ़ने के लिए, ठीक है, और सपोज कर लेते हैं वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। और अगर मान करके चलो वो आईएएस नहीं बन पाया, कोई दूसरा लड़का आया वो भी आईएएस नहीं बन पाया, तीसरा लड़का आया वो भी आईएएस नहीं बन पाया। तो मतलब ये कुल मिलाकर के हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं शहर की ओर, वो भी पढ़ लिख करके फिर गांव की ओर वापस आ जा रहे हैं। तो कोई फ़ायदा लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली गांव में एक भरम आएगा कि नहीं, कि भाई गांव का बच्चा जो है आईएएस तो क्या कोई नौकरी भी नहीं ले सकता है ना। और अगर ऐसा भ्रम फैल जाए गांव में, तो फिर गांव के लोग शहर क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेटली यही हुआ किसके साथ? वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस ने दिया था, इसमें भी वैसा ही कह दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसे ही बात निकल जाए कि गांव का बच्चा आईएएस नहीं बन सकता है, तो गांव का लड़का कोई प्रयास करेगा कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है? नहीं, नेवर, है ना। लेकिन एक्सीडेंटली, है ना, क्या हुआ, 1828 ईस्वी में इस थ्योरी को ओलर नाम के साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया कि ये गलत है ना। और उन्होंने क्या सिंथेसाइज किया भाई? तो ओलर का सिंथेसिस ये था कि 1828 ईस्वी में, मात्र 13 साल के बाद बच्चों, फ्रेडरिच ओलर, जो कि उन्हीं के ग्रुप, किसके ग्रुप भाई? बर्जीलियस के ग्रुप में काम करने वाला एक जूनियर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक्सीडेंटली जो है वो अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया, है ना। तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने से एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया बच्चों, जिसका नाम क्या है? यूरिया। फॉर्मूला NH2CO NH2। यहाँ एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया जो अमोनियम साइनेट को बदल दिया किसमें? यूरिया में। तो यूरिया बच्चों पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया, किसके द्वारा? ओलर के द्वारा, ठीक है। और इसके बनने के साथ ही जो बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी था वो गलत साबित हो गया। और लोगों के अंदर ये मिथ जो फैला हुआ था, भ्रम जो फैला हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मानव के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, वो गलत साबित हो गया, ठीक है। और इसके बाद यूरिया के बनते हैं 1828 ईस्वी में बच्चों, यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया। और जैसे ही ये बना, उसके बाद लोगों के अंदर जो भ्रम फैला हुआ था वो टूट गया। और अब लोगों ने दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना शुरू कर दिया। और आज के टाइम में 7 to 8 मिलियन यानी 70 से 80 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनमें से जो 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों, वो जो है वो मैन मेड है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है। मात्र 5% ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचुरल है, बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मानव के द्वारा बनाया गया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मान लो ये ओलर ना होता, तो आज हमारे पास इतना बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कलेक्शन नहीं होता। और अगर इतना बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कलेक्शन नहीं होता, तो फिर हमें इतना वास्ट सिलेबस से होकर के नहीं गुजरना पड़ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अपार्ट फ्रॉम जोक अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है भाई? तो वैसे कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन है या तो उसके डेरिवेटिव
डेरिवेटिव्स है। दोज कंपाउंड्स विच आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी वैसे कंपाउंड जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव्स हैं, इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों यहाँ दो टर्म आया, एक हाइड्रोकार्बन आया। हाइड्रोकार्बन का मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये CH4 है, मीथेन है बच्चों। तो मीथेन में एक कार्बन का एटम है और 4 एटम कौन है, हाइड्रोजन का। तो ये मिल करके क्या बनाया, मीथेन। तो बच्चों इसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। बच्चों अगर हम लाइट की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो HCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्लोरोमीथेन, है ना। तो क्लोरोमीथेन किससे बनाया गया बच्चों, मीथेन से। तो मीथेन का डेरिवेटिव कौन हुआ, क्लोरोमीथेन। मीथेन का डेरिवेटिव हो गया क्लोरोमीथेन। तो हम कह सकते हैं मीथेन अगर हाइड्रोकार्बन है तो क्लोरोमीथेन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हुआ। जैसे अगर मान लो ये दूध है तो ये दूध का उत्पाद हुआ, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वैसे कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव हैं, इन दोनों को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चाहे हाइड्रोकार्बन हो चाहे उसका डेरिवेटिव हो, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कंटेन CH बॉन्ड। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, बॉन्ड होता है। जनरली CH बॉन्ड होता है, यानी हाइड्रोजन कार्बन होगा नेसेसरी, है ना। तो हम लोग बात करेंगे रीजंस बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज़्यादा काहे नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड काहे भाई 70-80 लाख हो गया। तो इसके पीछे कुछ कारण है बच्चों। सबसे पहली बात यह है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब बच्चों कहा जाता है कंपाउंड ऑफ कार्बन, है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर कार्बन का होना तो जरूरी है, और आप सभी को पता है बच्चों कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड, 4। आप सभी जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 4। देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो बच्चों ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी। तो देखिए कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, चारों अलग अलग एटम के साथ बना सकता है, या तो फिर दो अलग अलग, एक एक बॉन्ड अलग अलग एटम के साथ और एक के साथ 2 बॉन्ड बनाया, या हो सकता है एक के साथ 1 बॉन्ड और दूसरे के साथ 3 बॉन्ड बना दे। मतलब ये कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये भी एक कारण है ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के पीछे। दूसरा कारण है बच्चों कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से, दूसरा तीसरे कार्बन एटम से, तीसरा चौथे कार्बन एटम से जुड़ करके ये बड़ा से बड़ा चेन या फिर छोटा से छोटा चेन बना सकता है, ठीक है। इस वजह से भी आज हमारे पास ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन एटम जो है वो आपस में जुड़ करके एक बड़ा सा चेन बना सकता है, और ये भी कारण है रिंग भी बना सकता है। इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है। तीसरा रीजन है बच्चों मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग। ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज या स्मॉल साइज कह सकते हैं बच्चों। कार्बन का साइज छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। ए कार्बन एटम कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एज वेल एज विद अदर एटम। अब ये देख रहे होंगे कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन मिल करके बच्चों 3 तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। हो सकता है दोनों के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो, या फिर दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये अलग अलग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी की वजह से क्या होता है कि कंपाउंड की संख्या बढ़ गई है। अभी जैसे हम लोगों ने देखा ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड भी तो हो सकता था, यहाँ डबल बॉन्ड भी तो हो सकता था। तो 2 ही कार्बन जो है मिल करके 3 तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तीसरा है बच्चों आइसोमेरिज्म।
तो बच्चों क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज वाइड रेंज ऑफ आइसोमेरिज्म। जैसे मान करके चलो बच्चों, हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं C5H10 नाम का एक हाइड्रोकार्बन है बच्चों, जिसे पेंटेन कहते हैं। तो अगर ये पांचों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है तो बताइए इसका नाम क्या होगा बच्चों? CH3 CH2 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 और CH3। बच्चों हम लोग इसे N पेंटेन कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन। अब देखेंगे कि ये हो सकता है कि चार कार्बन एक लाइन में हो, पांचवा इस तरह से हो, या फिर हो सकता है बच्चों कि ये कुछ एक चेन में तीन गो हो और बाकी दो गो ब्रांच हो। तो इस तरह से जो है सेम फार्मूला के अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं। फार्मूला सबका सेम है बच्चों। यहाँ पर भी आप देखेंगे CH3 CH2 CH3 और CH3। यहाँ पर बच्चों उसी तरह से CH3 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 और CH3। सॉरी दोस्तों, ये C5H12 है ना, 12 हाइड्रोजन। अल्केन का CnH2n+2 होता है। तो सभी में 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है बच्चों, ये तुम्हारा आइसोपेंटेन हो गया, ये तुम्हारा आइसोब्यूटेन हो गया, ये तुम्हारा मान करके चलो अगर हम देखेंगे तो टर्सरी ब्यूटेन हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो ये लोग आपस में आइसोमर्स हुए। वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या मोटे तौर पे कहें तो बच्चों आइसोमर्स कहते हैं। तो फार्मूला सेम है लेकिन कंपाउंड क्या है, अलग अलग है। तो बताइए एक ही फार्मूला के ढेर सारे कंपाउंड बन गए। तो ये भी एक रीजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हम लोग आज पढ़े केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम लोग देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नेम्स थे, जैसे हम लोगों ने देखा वाइटल फोर्सेस थ्योरी, जिसको बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में दिया था। और उसमें कहा गया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मानव के द्वारा लैब में बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों ये ओलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट को गर्म करके एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम यूरिया था। और वही कारण है कि आज हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनमें से 95% जो है वो क्या है, मैन मेड है, ठीक है। और आज हम उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिरकार इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के पीछे क्या कारण है। तो उसमें से सबसे पहला आता है टेट्रा वैलेंसी, यानी कार्बन का जो है 4 गो वैलेंसी होता है, 4 गो बॉन्ड ये बना सकता है। कैटेनिशन प्रॉपर्टी बच्चों, कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि ये ढेर सारे कार्बन एटम आपस में जुड़ करके बड़ा से बड़ा चेन या रिंग बना सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन दूसरे एटम के साथ एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। और आइसोमेरिज्म बच्चों, वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अभी आप लोग इतना ही जानिए। और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, अलग अलग होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स की वजह से क्या होता है कि सेम फार्मूला का एक से अधिक कंपाउंड पॉसिबल है। तो ये भी अलाउ करता है ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होने के पीछे इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पर बने रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। थैंक यू।